जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा और ये ज्ञान सर का पेड कोर्स का लेक्चर है गाइस, करंट अफेयर्स का, जो आप देख रहे हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स को ज्ञान सर के पेड कोर्स को ज्वाइन करना है, ये दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाई जाती है। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके बैच की इंफॉर्मेशन की जानकारी जो है वो ले लीजिए। और ये हमारे टेलीग्राम के चैनल्स और ग्रुप्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। और इसके अलावा ये सब टॉपिक्स हैं आज के, जिनको हम लोग एक एक करके डिटेल में कवर करने वाले हैं। और अभी तक आपने लाइक का बटन हिट नहीं किया तो लाइक का बटन जरूर हिट कर दीजिएगा। सो गाइस, इस टॉपिक में हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं एक ऐसे सम्राट की जो सिर्फ एक राज्य का राजा नहीं बल्कि भारत के इतिहास का एक महान अध्याय था। हम बात कर रहे हैं राजा राजा चोल वन की, जिन्होंने चोल एम्पायर को एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। सो स्टार्ट करते हैं इस महान सम्राट की कहानी को समझने में। तो सबसे पहले समझते हैं क्यों राजा राजा चोल वन न्यूज में भी देखने को मिले। तो रिसेंटली तमिलनाडु के तंजावुर में उनकी 1039 यानी कि 1039वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। ये इवेंट एक रिमाइंडर है उनके शौर्य, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और कल्चरल कंट्रीब्यूशन का, जैसे कि उनका अमर काम बृहदेश्वर मंदिर, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब इनके बारे में थोड़ी सी बात करें तो राजा राजा चोल का असली नाम था अरुल मोजी वर्मन। वो 947 एडी में जन्मे थे और 985 एडी में उन्होंने अपने पिता परंतक चोल सेकंड के बाद गद्दी संभाली। एक खास बात यह थी कि उत्तम चोल ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया था। उनके विजन और टैलेंट की वजह से उन्होंने अपने नाम के साथ राजा राजा टाइटल लगाया, जो उनकी सुप्रीम अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इनकी अर्ली लाइफ के बारे में एक बेसिक सी जानकारी थी, कई बार प्रीलिम्स में पूछ ली जाती है। दूसरा, मिलिट्री अचीवमेंट। उनका राज्य एक्सपेंशन काफी धमाकेदार था। 988 एडी कंदालूर सलाई की लड़ाई, कंदालूर सलाई की लड़ाई, याद रखना, ये युद्ध के बारे में अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। उन्होंने चेरास को हराकर चोल नेवी की शक्ति दिखाई। केरल और पांड्या टेरिटरीज को कब्जे में कर लिया। उन्होंने मदुराई और कोल्लम पर कब्जा किया और इस एरिया का नाम रखा राजा राजा मंडलम। 993 एडी में उन्होंने श्रीलंका के नदन पार्ट को कैप्चर किया और अपने राज्य में शामिल किया। अब देखो, जब बात होती है राजा राजा चोल की, राजा राजा चोल वन, तो याद रखना है कि श्रीलंका के नॉर्थ पार्ट के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया। मेरा क्वेश्चन यह है, पूरे श्रीलंका पर किस राजा ने कब्जा किया था? एक छोटी सी हिंट देता हूं, इन्हीं राजा के बाद का जो राजा है वो है उसका नाम। तो बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि उसका नाम क्या है। तो इन्होंने जो है वो बहुत मिलिट्री में भयानक काम किया। कर्नाटक के गंगावाड़ी और नोलाम बपाड़ी को अपने कंट्रोल में ले आया, यानी कि चालुक्य के साथ लड़ाई लड़ी और कर्नाटक क्षेत्र भी अपने कंट्रोल में कर लिया, यानी कि एक तरफा राज्य क्रिएट किया। एक तरफा राज भी ऐसा किया कि कोई तोड़ ना पाए। तो तैयारी ऐसी करो सिविल सर्विसेज की कि कोई कमी छूटे ही ना, कि तैयारी में ही दिख जाना चाहिए कि सिलेक्शन आपका हो रहा है। ये होता है बॉस। मेरा स्टूडेंट अक्षय पांडे, तहसीलदार यूपीपीसीएस, उसके रिजल्ट से पहले मैंने डिक्लेयर कर दिया था लाइव कि यू आर सिलेक्टेड। उसको खुद को यकीन नहीं था, बिकॉज मैं देख रहा हूं ना यार कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है। जैसे कमेंट बॉक्स पे मैं देखता हूं स्टूडेंट्स आंसर्स दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उससे क्लियर होता है कि बॉस these people will definitely going to clear this examination because these people are serious। आप समझ सकते हैं राजा राजा चोल के बारे में अगर बात करें तो उनकी नेवल पावर ने बे ऑफ बंगाल को चोल लेक बना दिया,
जो इतना बड़ा बे ऑफ बंगाल नजर आता है ना, उसको एक समय पे बोला जाता था कि ये चोल की झील है, इतना एक तरफा राज्य। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव और कल्चरल कंट्रीब्यूशन की। प्रशासन में भी ब्रिलियंट थे वो। राजा राजा चोल के टाइम गवर्नेंस हाईली सेंट्रलाइज थी। प्रोविंसेस को मंडलम्स में डिवाइड किया गया था। जितने भी स्टेट्स थे वो मंडलम में डिवाइड हो गए थे, जो आगे कोट्टम, नाडु और उर में सब डिवाइड हुए। तो ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखना कि एक हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर उसके नीचे आ रही है स्टेट गवर्नमेंट जो कि है मंडलम्स, फिर ऐसे ही जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हुई, म्युनिसिपैलिटी हुई, विलेज हुई, राइट। तो उसमें कोट्टम, नाडु, उर ऐसे सब डिवीजन हम लोग को देखने को मिले। रेवेन्यू सिस्टम भी काफी ऑर्गेनाइज था। राजस्व विभाग, बहुत डिपार्टमेंट जो थे इनके बहुत ऑर्गेनाइज थे। जमीन से 1/6 टैक्स लिया जाता था। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। गांव को सेल्फ गवर्न करने के लिए ग्राम सभाज और वरियाम्स एक्टिव थे। कल्चरल कंट्रीब्यूशन की बात करें, टेंपल कंस्ट्रक्शन उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। बृहदेश्वर मंदिर जो 1010 एडी में बना एक आर्किटेक्चरल वंडर है। टेंपल के मूरल्स, मूरल पेंटिंग होती है ना, मूरल और इंस्क्रिप्शंस उनके साम्राज्य की ग्रेटनेस दिखाते हैं। उन्होंने आर्ट और स्कल्पचर में भी कंट्रीब्यूट किया। नटराज का ब्रॉन्ज स्कल्पचर इस बात का सबूत है। नटराज भगवान है ना, उनका ब्रॉन्ज स्ट्रक्चर जो है वो देखिए आप, तो वो सबूत दिखाता है चोल की। कॉइनेज और ट्रेड की बात करें, राजा राजा के समय के कॉइन्स पर किंग और गॉडेस की तस्वीर होती थी जो डिवाइन किंगशिप को रिफ्लेक्ट करती थी। यानी कि इनके कॉइन्स पर जो है वो भगवानों की इमेजेस होती थी, जो बताती थी कि उस समय ये लोग जो है बोलते हैं कि राजा जो है उसके पास भगवान की शक्ति है। मैरीटाइम ट्रेड, समुद्री व्यापार भी उनका काफी स्ट्रांग था। इनके बंदरगाह थे जैसे कि नागपट्टिनम, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, साउथ ईस्ट एशिया तक ट्रेड को सपोर्ट करते थे। अब बात करते हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की, जो तमिलनाडु में काफी ग्रैंडली मनाई गई। इस फेस्टिवल का मेन सेंटर था बृहदेश्वर मंदिर, जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ बृहदेश्वर मंदिर किस राजा के द्वारा बनाया गया और कब बनाया गया। देखते हैं कौन इसका आंसर देगा। और जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछूं, एट अ टाइम वीडियो पॉज करिए, आंसर दीजिए। काम तुरंत होना चाहिए, प्रोकास्टिनेट नहीं करना। प्रोकास्टिनेट जितना करोगे वो काम फिर कभी पूरा नहीं होगा। अभी सोचा है तो तुरंत अभी के अभी, वो आपने सुना होगा 5 सेकेंड्स रूल, मैं हमेशा उस 5 सेकेंड रूल पे काम करता हूं। कोई चीज सोचिए 5 सेकंड के अंदर उसको कंप्लीट करना है, यानी कि काम शुरू कर देना है 5 सेकंड के अंदर। आपने अगर 5 सेकंड के अंदर काम शुरू नहीं किया तो गया फिर भैया, लोटा डूब गया, फिर कुछ नहीं होना, फिर वो डिले हो जाएगा। थॉट आया, 5 सेकंड्स के अंदर काम शुरू करो, स्टार्ट, या लिख लो कहीं पे। कहीं कुछ ऐसे भी काम होते हैं जैसे मेरे दिमाग में आते हैं कोई आइडिया, बट उसको एट ए टाइम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, तो उसको मैं कहीं पे लिख लेता हूं रिमाइंडर्स के तौर पर। अब लिखकर भूलना नहीं है, अब ऐसी जगह पे लिखना है जो दिखना चाहिए। पता लगे तुमने पेन किताब के कहीं किसी पेज में लिख दिया, किताब बंद कर दी। लो, अपने सामने पूरी चीजें ओपन रहनी चाहिए कि आपके टास्क क्या है। आपके टेबल पे एक किताब हमेशा होनी चाहिए, आपकी डायरी, जिसमें आप डेली टास्क लिखें, और वो डायरी ओपन रहनी चाहिए, क्लोज नहीं करना है, ओपन खुली होनी चाहिए उस पेज नंबर पे कि आज की डेट में आपको ये टास्क करना है। मैं इन सब रूटीन को स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूं। दूसरा, वो लाल कलर की आपने वो देखे होंगे बहुत सारी चिटें आती हैं छोटी छोटी सी, राइट, जिसको बुकमार्क अपन कहते हैं। पेजेस के आसपास जो है वो लगा दी जाती है। देखा ना, लाल, पीली, हरी, नीली, ऐसे बुकमार्क्स आते हैं बहुत सारे, पतले पतले से, छोटे छोटे से। खरीद लो, वो एक पैकेट 30-40 रुपए का आएगा, उसमें करीब 150-200 रहती हैं। क्या करना है उसका, एक पर्ची एक दिन की, जो भी टास्क है वो पर्ची को, डायरी में जो टास्क लिख दिए वो पर्ची भी सामने चिपकाओ, और वो पर्ची तब निकलनी चाहिए जब वो टास्क पूरे हो जाए, और निकाल के उसको जहां पर अपने टास्क लिखे वहां पर चिपका दो कि भाई फिनिश्ड। तो दैट इज योर अचीवमेंट कि आपने ये किया। ये करके तो देखो एक बार। ये ह्यूमन, ये साइकोलॉजिकल चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जो मेरे साइकाइट्रिस्ट ने मुझे सिखाई है कि कैसे आप अपने काम को प्रोडक्टिव कर सकते हो, जो मैं आपको फ्री में बता रहा हूं। मैंने हजारों रुपए खर्च किए साइकाइट्रिस्ट के पास,
अब लोग सोचते हैं साइकेट्रिस्ट के पास इंसान जा रहा है तो पागल है। नहीं बॉस, जब आप सिविल सर्विसेज क्रैक करोगे तो आपको अपना एक पर्सनल डिपार्टमेंट की तरफ से साइकेट्रिस्ट आपको दिया जाएगा, जिसके बाद समय समय पर आपको विजिट करना पड़ेगा टू चेक योर मेंटल हेल्थ। चलो एनीवेज, बातें ज़्यादा हो गई। अब बात करते हैं बर्थ एनिवर्सरी की, जिसमें बृहदेश्वर मंदिर मेनली फोकस था। यहां पर रिचुअल्स और ट्रेडिशनल डांसेस जैसे भरतनाट्यम और कोट्टम परफॉर्म किए गए। ये इवेंट उनके कल्चरल इंपैक्ट को याद दिलाता है। अब थोड़ी सी नेवल स्ट्रेंथ की बात करें तो राजा राजा की नेवल पावर की वजह से चोल एम्पायर साउथ ईस्ट एशिया के ट्रेड रूट्स पर डोमिनेट करता है। उनके बेटे राजेंद्र चोल ने इस डोमिनेंस को और आगे बढ़ाया। ट्रेड गिल्ड्स जैसे नाना देसीज और नागरम इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को बढ़ावा देते हैं। एक ग्रुप है ट्रेड करने वाले लोगों का, व्यापारियों का, बंजारास जिनको बोलते हैं ना, वही हैं साउथ इंडिया में। नाना देसीज और नागरम ये मसालों के, कपड़ों के, प्रीशियस स्टोन्स के एक्सपोर्ट करके इन लोगों ने अपने राज्य को और विस्तारित किया। सो राजा राजा चोल वन की लेगेसी एक इंस्पिरेशन है लीडरशिप, विजन और कल्चरल एक्सीलेंस की। उन्होंने सिर्फ एक साम्राज्य नहीं बनाया, बल्कि भारत के इतिहास में अपने नाम को अमर कर दिया। तो ये टॉपिक आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से एक टॉपिक आया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिटी के अंदर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का, यानी कि हमारे कैग का। तो इनके रोल, इनकी इंपॉर्टेंस और कुछ रीसेंट अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो न्यूज अपडेट की बात करें तो के संजय मूर्ति जो एक 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। तो देखो नाम आ गया आईएएस। किस किस को आईएएस ऑफिसर बनना है कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताओ। कमेंट बॉक्स पे लिखो आपको कौन सी पोस्ट चाहिए, आईएएस चाहिए, आईपीएस चाहिए, एसडीएम बनना है, डीएसपी बनना है, क्या बनना है? लिखो फटाक से, लिखोगे नहीं तो होगा कैसे। तो 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं हिमाचल प्रदेश काडर के संजय मूर्ति। उनको नए कैग के रूप में अपॉइंट किया गया है और यह न्यूज राष्ट्रपति भवन में हुई उनकी ओथ सेरेमनी के बाद समाचार में आई। ये नई रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने आउटगोइंग कैग से जो है वो ली है, यानी कि जब कैग, जब ऑलरेडी पहले पुराने जो होते हैं जब वो जाते हैं तो उसके बाद वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपते हैं नए कैग को। तो समझते हैं कैग का रोल क्या होता है और क्यों ये एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। कैग एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो आर्टिकल 148 के अंडर एस्टैब्लिश हुई थी। कैग का काम है पब्लिक फंड्स की ऑडिटिंग करना और यह इंश्योर करना कि हमारे टैक्स पेयर का पैसा सही जगह पर और लीगल तरीके से यूज हो रहा है। एक तरह से कैग पार्लियामेंट का एजेंट होता है जो एग्जीक्यूटिव की फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को चेक करता है। कुछ समझे? एग्जीक्यूटिव फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी एग्जीक्यूटिव्स की, मतलब जो हमारे जो ऑफिसर्स हैं आने वाले समय के, आप जो ऑफिसर्स होंगे, ब्यूरोक्रेट्स होंगे, तो आप सही जगह पर पैसा खर्च कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मंत्री लोगों ने सही जगह पर पैसा एलोकेट करवाया कि नहीं करवाए, इन सब चीजों का पूरा लेखा जोखा कौन रखता है, उस पर कौन निगरानी रखता है? कैग। एक छोटी सी स्टोरी के नजरिए से आइए समझते हैं। सोचो आपके घर का एक बजट है और आपके पेरेंट्स ने किसी को असाइन किया है ये इंश्योर करने के लिए कि पैसा सिर्फ जरूरत की चीजों पर ही खर्च हो। जैसे छोटे भाई को आपने, घर वालों ने पैसा दिया, आप घर के बड़े भाई हो, चेक कर रहे हो कि साला ये कहीं इधर उधर तो खर्चा नहीं कर रहा है, ये आप इंश्योर कर रहे हो। व्हाट यू आर डूइंग, यू आर पुटिंग अ चेक एंड बैलेंस कि जो भी पैसा रहे वो सही जगह पर खर्च हो। वैसे ही कैग गवर्नमेंट का फाइनेंशियल वॉचडॉग है। लिख लेना, फाइनेंशियल वॉचडॉग, जो इंश्योर करता है कि पब्लिक फंड्स का मिसयूज ना हो और गवर्नेंस एफिशिएंट हो। कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग आर्टिकल्स कैग को पावर्स और ड्यूटीज असाइन करते हैं। जैसे आर्टिकल 148 ये अपॉइंटमेंट और ओथ के रूल्स को डिफाइन करता है। 149 कैग के काम और ड्यूटीज बताता है। 150 से लेकर 150 और 151 ऑडिट रिपोर्ट्स कैसे प्रेजेंट होंगी इसका फॉर्मेट और रूल्स स्पेसिफाई करता है आर्टिकल 279।
टैक्सेस और ड्यूटीज के कैलकुलेशन को सर्टिफाई करने का काम देता है कैग को। मतलब कैग के बिना फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी इम्पॉसिबल है। कैग के कुछ मेजर काम है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और स्टेट्स का ऑडिट करना। कैग हमारी राज्यों की भी ऑडिटिंग करता है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं, सिर्फ सेंट्रल फंड की नहीं, स्टेट फंड्स की भी। पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और कंपनीज जो होती हैं, कॉर्पोरेशन जो होते हैं, इवन उनके अकाउंट्स को भी चेक करता है। ये प्रीलिम्स में आएगा। टैक्सेस और ड्यूटी को के प्रोसीड्स को सर्टिफाई करता है। ऑडिट रिपोर्ट्स ऑनरेबल प्रेसिडेंट को देना, जो फिर पार्लियामेंट के समक्ष रखी जाती है। तो कैग अपनी रिपोर्ट किनको सौंपते हैं? क्वेश्चन आएगा तो बताओ। मैंने भी आंसर दिया कमेंट बॉक्स पर। किनको सौंपता है कैग अपनी रिपोर्ट? तो यस, आपने बिल्कुल सही सोचा, सही लिखा, ऑनरेबल प्रेसिडेंट को। और ऑनरेबल प्रेसिडेंट फिर फाइनली ये रिपोर्ट को पार्लियामेंट के समक्ष जो है वो रखते हैं। सो एक डेमोक्रेसी तभी स्ट्रांग होती है जब गवर्नेंस ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल हो। कैग के थ्रू टैक्स पेयर्स को एश्योरेंस मिलता है कि उनका पैसा मिसयूज नहीं हो रहा। 2G स्कैम और कोल एलोकेशन स्कैम जैसे बड़े करप्शन केसेस को एक्सपोज करने में कैग का ही रोल था। अब बात करते हैं कुछ चुनौतियों की। सो गाइज, आपको पता है कि 2015 में 53 ऑडिट रिपोर्ट सबमिट हुई थी पार्लियामेंट में, लेकिन 2023 में सिर्फ 18। रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट यानी कि संसाधन की कमियां और डिलेस कैग की एफिशिएंसी को इंपैक्ट करती है। इसके अलावा कैग का ऑडिटिंग सिस्टम पोस्ट फैक्टो होता है, यानी कि एक्सपेंडिचर के बाद ऑडिटिंग होती है, जो प्रोएक्टिव नहीं है। यह सबसे बड़ी चुनौती है कि खर्चा करने से पहले कैग उसकी ऑडिटिंग नहीं करता है, खर्चा हो जाने के बाद करता है। यानी कि जब नाव डूब गई फिर उसके बाद उसकी ऑडिटिंग की जाती है कि क्या कमी थी, किसके कारण ये डूबी। अगर डूबने से पहले ही चेक कर लिया जाए कि कुछ फॉल्ट तो नहीं है, डिफॉल्ट तो नहीं है, तो नाव डूबेगी नहीं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज है। कुछ रिफॉर्म्स प्रपोज किए गए हैं, जैसे 1971 कैग एक्ट को फिर से रिवाइज करना, फिर से रिव्यू करना, और आज की डेट में जो आधुनिक चुनौतियां हैं, मॉडर्न चैलेंजेस हैं, उसके हिसाब से इसको अपडेट करना। अपॉइंटमेंट के लिए कोलिजियम सिस्टम लाना, स्टाफ को इमर्जिंग फील्ड्स जैसे टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट चेंज में ट्रेन करना, फीडबैक सिस्टम इंट्रोड्यूस करना ताकि शासन बेटर हो। कैग का काम बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें इस टॉपिक की डेप्थ को समझना जरूरी है। एग्जाम के लिए आर्टिकल 148 से लेकर 151 इनकी रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और चैलेंजेस को बताता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। और होपफुली ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो गाइस, कुछ दिनों पहले भी इस टॉपिक को हमने डिस्कस किया था। अब जानते हैं कि 2-3 आर्टिकल्स ऐसे हम कवर कर चुके हैं कि दिल्ली की हवा आपको पता ही है कि पॉइजनस बन चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग 500 के आसपास हो गया, 450 तो क्रॉस ही कर चुका है। तो सोच के देखो, क्या हम ऐसी क्वालिटी की हवा में जी सकते हैं? तो ऑब्वियसली तो जी सकते हैं क्या? कोई ऑप्शन ही नहीं, जीना ही पड़ेगा भाई। तो सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है और एक नए एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है जिसका नाम है क्लाउड सीडिंग। आप में से शायद काफी सारे लोग क्लाउड सीडिंग को जानते होंगे। इस टॉपिक में इसी चीज को समझेंगे, क्लाउड सीडिंग क्या है, कैसे काम करती है, एयर पॉल्यूशन से लड़ने में कितनी इफेक्टिव हो सकती है। क्लाउड सीडिंग एक साइंटिफिक टेक्निक है जिसमें हम आर्टिफिशियली बारिश करवा सकते हैं। सिंपल शब्दों में कुछ केमिकल एजेंट्स, जैसे नाम याद रखना है, सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस, ये क्लाउड के ऊपर डाल दी जाती है और ये केमिकल्स बादलों के अंदर पानी की बूंद बनाने में और उन्हें जमीन पर गिराने में मदद करते हैं। मतलब आर्टिफिशियली बारिश क्रिएट करना। देखो, इस प्रोसेस में प्लेन्स की मदद से या फ्लेयर्स के जरिए केमिकल्स को क्लाउड तक ले जाया जाता है। जब ये केमिकल्स क्लाउड के अंदर एंटर करते हैं तो कंडेंसेशन प्रोसेस फास्ट हो जाती है और कुछ ही देर में बारिश होने लगती है, ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट में। क्लाउड सीडिंग के अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक होता है स्टैटिक क्लाउड सीडिंग, कोल्ड क्लाउड्स में बारिश कराने के लिए।
ठंडे क्लाउड्स में। डायनेमिक क्लाउड सीडिंग वर्टिकल एयर करंट्स को इनहेंस करता है, बढ़ाता है कि ऊपर की तरफ हवा जो है वो जाए। और हाइग्रोस्कोपिक सीडिंग, ये सॉल्ट पार्टिकल्स का इसमें यूज किया जाता है जो गर्म क्लाउड्स के लिए होता है। फिर ग्लेशियोजेनिक सीडिंग, इसमें आइस फॉर्मेशन को ये इंड्यूस करता है, राइट। मतलब कि जो बर्फ जो है, जैसे अपन को देखते हैं ना कभी कभी बारिश होती है तो ओले जो है वो गिरते हैं, राइट। तो ये क्या कर रहा है, ये बर्फ को जो है वो बढ़ावा दे रहा है, राइट, इजी कर रहा है कि बर्फ जो है वो जल्दी बन सके, ओले। अब सुनो, हालांकि सिर्फ आपको टाइप्स के नाम याद रखने, क्योंकि टाइप्स से रिलेटेड कभी कभी प्रीलिम्स में आ सकता है। अब सवाल उठता है कि इसका यूज कहां हो सकता है। तो ऐसे क्षेत्रों में जहां पर सूखा पड़ा है, माउंटेन्स में स्नोफॉल को बढ़ाने के लिए, और सबसे रेलिवेंट पॉल्यूशन कम करने के लिए, क्योंकि बारिश हवा में फ्लोटिंग पार्टिकुलेट मैटर को नीचे जो है वो ले जाती है। अब यह टेक्निक अमेजिंग लगती है, पर इसमें काफी सारी चुनौतियां हैं। सिल्वर आयोडाइड केमिकल, जिसके बारे में मैंने बात करी। अच्छा, सिल्वर आयोडाइड केमिकल को और क्या कहा जाता है, यह भी बताया था ना मैंने आपको, बताना जरा कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो ये जो सिल्वर आयोडाइड केमिकल है, ये काफी टॉक्सिक हो सकते हैं, तो इससे एनवायरमेंट डैमेज होगा। दूसरा, पॉल्यूशन का असली जो कारण है वो रिजॉल्व नहीं होगा, तो ये टेम्पररी रिलीफ के तौर पर है। तीसरा, आपको मॉइस्चर फिल्ड क्लाउड्स चाहिए होते हैं, और वो कब आएंगे ये अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि जिस पर्टिकुलर बादल में ज्यादा मॉइस्चर होगा वही तो पानी गिराएगा, तो वो अनप्रेडिक्टेबल है। और ये एक्सपेरिमेंट करने का कॉस्ट 10 करोड़ तक जा सकता है, तो हाईली एक्सपेंसिव है। तो आगे क्या करना चाहिए, तो पहले तो रिसर्च को और स्ट्रॉन्ग करो, बूस्ट करो, समझो कि इस प्रोसेस का एनवायरमेंट पर कितना इंपैक्ट है। पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर जैसे व्हीकल एमिशन को कम करना, सेम इसी के साथ ये बहुत जरूरी है। कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव्स ढूंढना और एक्यूरेट वेदर फोरकास्टिंग पे काम करना जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के जरिए नए सॉल्यूशन ढूंढना। तो क्लाउड सीडिंग एक प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी है, पर मैजिक बुलेट नहीं। असली सॉल्यूशन तभी मिलेंगे जब हम पॉल्यूशन के असली सोर्स को टारगेट करेंगे। तो होपफुली ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लाउड सीडिंग का क्लियर हुआ होगा। 26/11, जैसे ही ये नाम जो है वो सुना जाता है तो एकदम से आंखों के सामने जो है वो कसाब स्टेशन पर खड़ा गोलियां चलाता हुआ नजर आता है। ये विजुअल सभी के आंखों के सामने आ जाते होंगे, है कि नहीं। तो आज इसी टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये अटैक्स थे क्या और क्यों इतने इम्पैक्टफुल थे। तो इसके बारे में आपको पता ही है, बस सुन लो। तो 2008 में लश्कर ए ताइबा के 10 टेररिस्ट ने मुंबई की मल्टीपल लोकेशन को टारगेट किया था, जिसमें ताजमहल पैलेस होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट, नरसिम्हन हाउस, सीएसटी स्टेशन और लियोपोल्ड कैफे था। 4 दिन तक चली ये टेरर में 166 लोगों की जान गई, बेकसूर लोग, हमारे सिक्योरिटी पर्सनल जो वीर गति को प्राप्त हुए। सिक्योरिटी के एंगल से देखें तो इंटेलिजेंस शेयरिंग की कमी और कोऑर्डिनेशन गैप साफ साफ दिख रहा था। हमारी, जैसे आपने इसकी वो भी देखी होंगी काफी सारी मूवीज, नाना पाटेकर की एक मूवी है, तो ये लोग इंडिया के अंदर जो है वो एंटर हुए समुद्री क्षेत्र के थ्रू, बॉम्बे में एंटर हो गए समुद्री क्षेत्र के थ्रू। मतलब सोचो आप, जो ये टेररिस्ट थे इन्होंने फिशिंग बोट्स का उपयोग करके एंट्री ले ली। मतलब वहां पर कोई चेकिंग नहीं होती थी, लोकल पुलिस और फोर्स के पास स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग नहीं थी, अपडेटेड इक्विपमेंट नहीं थे। आपने वो वाला सीन देखा होगा, किस किस ने देखा है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। वो देखा है वो वाला सीन कि जो पुलिस अधिकारी जो थे स्टेशन पे खड़े हुए, उनके पास वेपन ही नहीं थे उस तरीके के एडवांस की, वो इस तरीके की चीजों का सामना कर पाए, ट्रेनिंग ही नहीं थी, बहरा रहे थे, हालत खराब हो रही थी सबकी हर तरफ लाश देख के। ये अटैक एक वेकअप कॉल था
कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी में कितने लूप होल्स हैं। अब बात करते हैं 26/11 के बाद गवर्नमेंट ने कौन से कदम उठाए जो आपके एग्जामिनेशन के लिए और आपकी समझ के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहला, जहां से ये लोग आए, समुद्री क्षेत्र से, मैरीटाइम सिक्योरिटी। इंडियन नेवी को लीड एजेंसी बनाया गया और कोस्ट गार्ड को टेरिटोरियल वाटर्स की जिम्मेदारी दी। सागर प्रहारी बल और AIS सिस्टम्स जैसे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए। तो ये हो गए मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, हमने स्ट्रॉन्ग कर दिया हमारी नेवी को और कोस्ट गार्ड को। दूसरा, इंटेलिजेंस को मजबूत बनाया। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB, इसकी मल्टीपल एजेंसी सेंटर को सशक्त बनाया गया। नेट ग्रिड का एस्टैब्लिशमेंट हुआ जो अलग अलग डेटाबेस को एक साथ इंटीग्रेट करता है, जैसे बैंकिंग और इमिग्रेशन। फिर इसके अलावा नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को तैयार किया, बनाया, एस्टैब्लिश किया। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जैसे कानून जो है उनको और मजबूत बनाया, स्ट्रांग बनाया। पुलिस फोर्सेस के लिए नए इक्विपमेंट्स और ट्रेनिंग फंड्स एलोकेट किए गए। स्टेट लेवल पर स्पेशलाइज्ड कमांडो यूनिट बनाए गए। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के रीजनल हब्स को सेटअप किया गया जिससे कि जल्दी एक्शंस लिया जा सके और जॉइंट मल्टी एजेंसी ड्रिल्स कंडक्ट होने लगे बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए। तो सुधार तो हुआ है, पर अभी भी कुछ चुनौतियां हैं जिन्हें रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है। आपको पता है कि इंडिया की कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है, 7,517 किलोमीटर की। इसको मॉनिटर करना अभी भी एक बड़ा चैलेंज है। छोटे छोटे फिशिंग वेसल्स को ट्रैक करना अभी वीक है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से पुलिस का मॉडर्नाइजेशन काफी डिले हो रहा है। तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली चीज तो सर्जिकल स्ट्राइक्स और एयर स्ट्राइक्स जैसे ऑपरेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज करना होगा। हमें अपनी डिटरेंस पॉलिसी को और स्ट्रांग बनाना होगा। मल्टी एजेंसी ट्रेनिंग में लोकल पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। साइबर सिक्योरिटी पर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर कम्युनिटी को एंगेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिटीजन जो है उनमें युवाओं को बेसिकली जो है वो इन्वॉल्व करो, राइट। अगर इस प्रकार की कुछ इश्यूज हो जाते हैं तो युवा भी जो है वो सामने आए। 26/11 ने हमें काफी कुछ चीजें सिखाई, बताया कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ एक गवर्नमेंट का काम नहीं है बल्कि हर एक नागरिक का फर्ज है। तो ये था गाइस ओवरऑल टॉपिक। अब गाइस हम डिस्कस करने वाले हैं एम 2.0 के बारे में, यानी कि अटल इनोवेशन मिशन 2.0 के बारे में। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो भारत के इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। बिल्कुल सिंपल तरीके से इस टॉपिक को समझते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस प्रकार की स्कीम वगैरह से रिलेटेड टॉपिक एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं। तो न्यूज की बात करें तो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अटल इनोवेशन मिशन को एक्सटेंड कर दिया है, जो अब मार्च 2028 तक चलेगा। और इसमें बजट जो है वो 2750 करोड़ रुपए का हमें देखने को मिल रहा है। अब इसका 2.0 जो है AIM का, इसका फोकस है भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को और डीप करना, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पर अपनी रैंकिंग को इंप्रूव करना। फिलहाल हम रैंक करते हैं 39 पोजीशन पे, लेकिन थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम होने का एडवांटेज हमें और आगे ले जा सकता है। अब सवाल उठता है एम 2.0 है क्या? तो एम 1.0 का अपग्रेडेड वर्जन जो नए इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज करता है और स्टार्टअप्स के सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए गैप्स को एड्रेस करता है। एक लाइन में बोले तो अटल इनोवेशन मिशन 2.0 भारत के फ्यूचर इनोवेटर्स के लिए एक रॉकेट बूस्टर है। अब लैंग्वेज इंक्लूसिव प्रोग्राम ऑफ इनोवेशन की बात करें, यानी कि लीपी, LIPI, यहां 30 वर्नैकुलर इनोवेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग इनोवेटर्स के लिए एक एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। मतलब अब अपनी क्षेत्रीय भाषा में इनोवेशन करना पॉसिबल होगा। इसके अलावा स्पेशल फोकस अटल इनोवेशन मिशन 2.0 में रखा गया है जम्मू कश्मीर, लद्दाख और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर। यहां 2500 नए अटल टिंकरिंग लैब्स
बनाए जाएंगे, सो इनोवेशन सब जगह पहुंच सके, इस पर मेन फोकस किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी इसके अंदर है, जो कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां पर 5500 प्रोफेशनल्स, जिसमें मैनेजर्स, टीचर्स, ट्रेनर्स, इनको तैयार किया जाएगा, जिससे कि इनोवेशन सिस्टम को और मजबूत बनाया जा सके। डीप टेक रिएक्टर, जो डीप टेक स्टार्टअप्स जो है, मतलब यानी कि हाई टेक्नोलॉजी वाले स्टार्टअप्स जो लॉन्ग टर्म रिसर्च की डिमांड करते हैं, उन्हें एक एक्सपेरिमेंटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा, जिसको डीप टेक रिएक्टर कहा गया। स्टेट इनोवेशन मिशन, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के यूनिक स्ट्रेंथ को टैप करने के लिए डिजाइन किया गया है स्टेट इनोवेशन मिशन। यह एक डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच है जो हर स्टेट के पोटेंशियल को अनलॉक करेगा, यानी कि राज्य जो है वो अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, अपनी ताकत के हिसाब से अपने खुद के इनोवेशन को बिल्डअप करेगा खुद से। अब बात करते हैं इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की। तो अटल इनोवेशन मिशन 2.0 के अंडर एनुअल ग्लोबल टिंकरिंग ओलंपियाड होगा, यानी कि कंपटीशन होगा ग्लोबल लेवल पर स्टार्टअप्स का, इनोवेटर्स का। यूनाइटेड नेशन और वीपो के साथ पार्टनरशिप बनेगी और इंडिया लीड करेगा G20 के स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप को। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एक्सेलरेटर प्रोग्राम है। यह प्रोग्राम इंडस्ट्रीज को इन्वॉल्व करता है एडवांस स्टार्टअप को आगे ले जाने के लिए। 10 नए एक्सेलरेटर सेटअप होंगे क्रिटिकल सेक्टर्स में। फिर अटल सेक्टोरल इनोवेशन लॉन्च पैड्स, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के साथ मिलकर प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे जो स्टार्टअप्स के इनोवेटिव सोल्यूशन को एक साथ रखेंगे और यह इंश्योर करेंगे कि स्टार्टअप का टैलेंट वेस्ट ना हो। सो गाइस, अटल इनोवेशन मिशन 2.0 की महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? तो सबसे पहले भारत को एक ग्लोबल इनोवेशन बनाने की ताकत रखता है। ये हर क्षेत्र और लैंग्वेज को इंक्लूड करेगा, यह इंश्योर किया गया है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से हम ग्लोबल साउथ के लिए एक नॉलेज लीडर बन सकेंगे। बेटर जॉब्स और इनोवेटिव सोल्यूशन हर सेक्टर में होंगे जो हमारी इकोनॉमी को और आगे ले जाएंगे। सो अटल इनोवेशन मिशन 2.0 एक गेम चेंजर हो सकता है भारत के लिए। और इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के इकोसिस्टम को मजबूत करना, नई जॉब्स क्रिएट करना और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना, यह सब भारत की ग्रोथ स्टोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होपफुली ये टॉपिक आपको सही तरीके से समझ में आया होगा और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है। कंसेंगियस मैरिजेस क्या होता है, ये किसी को पता है? तो आज इसी के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक पेपर 1 और एथिक्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली सोसाइटी के चैलेंजेस क्या हैं और कानून के कॉन्टेक्स्ट में भी इंपॉर्टेंट है, तो पेपर 2 में भी इसका उपयोग आप कर सकते हो। तो आपने कभी सुना होगा ब्लड रिलेशन मैरिजेस, है ना, आपस में ब्लड रिलेशन में मैरिज हो जाती है। तो कॉन्सेंगियस मैरिज का मतलब होता है कि क्लोज रिलेटिव्स के बीच शादी। इसमें जैसे फर्स्ट कजिन की शादी भी शामिल है। यह प्रैक्टिस इंडिया के कुछ एरियाज में कल्चरली एक्सेप्ट की जाती है, लेकिन इसके जेनेटिक और सोशल इंप्लीकेशंस भी हैं जो हमें समझना जरूरी है। कॉन्सेंगियस मैरिज का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? ये होमोजाइगोसिटी को बढ़ावा देते हैं। अब ये होमोजाइगोसिटी क्या है? तो सिंपल शब्दों में, अगर दोनों पेरेंट्स के जीन्स सिमिलर होते हैं तो रिसेसिव ट्रेट्स और जेनेटिक डिसऑर्डर का रिस्क बढ़ता है। यानी कि दोनों पेरेंट्स अगर सिंगल ब्लड लाइन के हैं तो उसमें यानी कि जीन सेम पेरेंट से आ रहे हैं, तो पेरेंट या फिर ग्रैंड पेरेंट या मतलब सेम वाली लाइन से, ब्लड लाइन से, आप ये सिंपल शब्दों में समझो, तो जेनेटिक डिसऑर्डर का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। समझिए, अगर एक बीमार जीन दोनों पेरेंट के पास है तो बच्चा उस जीन को इनहेरिट करके बड़ी जेनेटिक प्रॉब्लम फेस कर सकता है, जैसे थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और कुछ और रेयर डिसऑर्डर। आपको क्या लगता है ये रिस्क अवॉइड करने के लिए क्या किया जा सकता है? कमेंट में बताइए अभी कभी। अब बात करते हैं इसके लीगल एंगल की। इंडिया में हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग सैपिंडा मैरिजेस माना गया है जब तक कोई एस्टैब्लिश्ड कस्टम इसे अलाउ ना करे। सैपिंडा का मतलब होता है
पैटर्नल ब्लड लाइन के क्लोज रिलेटिव्स, मतलब एक सर्टेन डिग्री के अंदर के रिलेटिव्स के साथ शादी अलाउड नहीं होती, क्योंकि ये जेनेटिक और सोसाइटल इश्यूज क्रिएट कर सकता है। ये कानून काफी स्ट्रिक्ट है, पर कुछ कम्युनिटीज में कस्टम के बेसिस पर एक्सेप्शंस भी होते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कल्चरल प्रैक्टिसेस का है। काफी सारी कम्युनिटीज में वोनी प्रॉमिस जैसी प्रथा होती है। इसमें फैमिली मेंबर्स प्रॉमिस करते हैं कि उनका बेटा या बेटी फैमिली के अंदर ही शादी करेगा या करेगी। ये ट्रेडिशन सामाजिक बॉन्डिंग के लिए हो सकता है, पर जेनेटिक रिस्क को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो ये प्रैक्टिस सोसाइटी के लिए एक ब्लेसिंग है या एक चैलेंज? ये सवाल आपके एथिक्स पेपर में आ सकता है एनालाइज करने के लिए। एथिकली कंसेंगियसनेस मैरिज एक कॉम्प्लेक्स इशू है। एक तरफ ट्रेडिशंस और कस्टम्स हैं जो जनरेशन से फॉलो हो रहा है, दूसरी तरफ जेनेटिक और पब्लिक हेल्थ के इशू हैं जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। क्या हमें अपने कस्टम को मॉडिफाई करना चाहिए या जेनेटिक रिस्क को इग्नोर करते हुए उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए? सोचो और बताओ। सो गाइज, हमने ये कंसेंगियस मैरिजेस के जेनेटिक, लीगल और कल्चरल इंपैक्ट को देखा। अब क्या इसका सल्यूशन हो सकता है? अवेयरनेस सबसे जरूरी है। लोगों को एजुकेट करना होगा जेनेटिक रिस्क के बारे में, और समाज की प्रैक्टिसेस को हेल्थ और एथिक्स के पर्सपेक्टिव से एनालाइज करना होगा। सो होपफुली ये टॉपिक आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आया होगा। अब ट्राई करो इसका आंसर देने की। अब बात करेंगे राष्ट्रीय गोकुल मिशन के टॉपिक के बारे में, जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा गया है पहले और अभी भी पूछा जा सकता है। सो राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य क्या है? तो मेन फोकस है हमारी देसी गाय की ब्रीड्स का संरक्षण और विकास। यह मिशन नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग के अंडर आता है। क्या आपको पता है कि हमारी देसी गाय के दूध की न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा होती है और ये पर्यावरण के लिए भी काफी अच्छी होती है, पर अब इनकी संख्या जो है वो काफी तेजी से घटती जा रही है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन स्टार्ट किया गया है। अब बात करते हैं एक अवार्ड के बारे में जो डेयरी फार्मिंग और गाय पालक के बेहतरीन कामों को रिकॉग्नाइज करता है, जिसका नाम है नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड्स। ये अवार्ड्स उन लोगों को दिए जाते हैं जो डेयरी फार्मिंग में बेहतरीन काम करते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसमें अच्छे रिजल्ट जो देते हैं, कोऑपरेटिव्स के थ्रू डेयरी प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि सिर्फ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को ही अवार्ड्स मिलते हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। ये अवार्ड हमारे जमीनी स्तर के लोगों के काम को सहारते हैं, यानी कि उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट। इसका फोकस है डेयरी इंडस्ट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना। यह प्रोग्राम किन चीजों पर काम करता है? तो सबसे पहला, दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए नई टेक्निक्स को प्रमोट करता है, गाय के दूध इकट्ठा करने के बेहतरीन सिस्टम्स बनाता है, दूध को प्रोसेस करके पनीर, दही जैसे प्रोडक्ट्स बनाने पर सपोर्ट करता है, और मार्केट में दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स को अच्छे प्राइस पर बेचने की फैसिलिटी देता है। और ये सभी चीजें हमारी जो गांव क्षेत्रों की इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसको मजबूत बनाता है। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन एक ऐसा मिशन का हिस्सा है जो हमारी देसी गाय को प्रमोट करता है, रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट करता है और इंडिया के डेयरी सेक्टर को फ्यूचर के लिए तैयार करता है। तो होपफुली ये इंफॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी जो है वो लगी होगी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके लिए, ये क्वेश्चन का आंसर तो लिखिएगा, फिर इसके अलावा ये मेंस का क्वेश्चन है। इसमें कंसेंगियस मैरिजेस का हेल्थ इंप्लीकेशन क्या है, लीगल और सोशियो कल्चरल इंप्लीकेशन क्या है, ये आपको बताना है। और जो चीज इस मैरिज से रिलेटेड मैंने आपको बताई थी, वो पूरी की पूरी चीज जो है वो आपको इस आंसर में लिखनी है। तो इसका आंसर 120 वर्ड्स में जो है वो जरूर लिखिएगा, और होपफुली ये लेक्चर जो है वो आपको अच्छा लगा होगा। और पिछले लेक्चर में ईशा, रुद्र, अंकित, श्वेता ने कमेंट जो है वो किए हैं, वेरी गुड। इसी प्रकार से जो है वो कमेंट्स करते चलिए, आंसर लिखते चलिए और अपनी प्रिपरेशन को जो है वो मजबूत बनाते चलिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जल्दी आप लोगों का सिलेक्शन जो है वो होगा, ऑफिसर बन के निकलोगे आप।